ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर अपर्णा, जब से इस नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लगातार शोध हो रहे हैं और उन शोध के परिणामों के अनुसार ही फिर ये तय होता है कि इलाज में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, नहीं किया जाए। ब्रिटेन से एक खबर ये आ रही है कि वहां की जो सरकार है वो लोगों को विटामिन डी के टैबलेट या फिर इंजेक्शन देने के बारे में सोच रही है और इस बारे में वहां पहल भी शुरू हो गई है। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना और विटामिन डी का क्या संबंध है। ऐसा पाया गया है, लोगों ने पहले ये स्टडीज की थी यूरोपियन कंट्रीज में कि डिफरेंट कंट्रीज में कोरोना अलग अलग तरह बिहेव कर रहा है। तब कई स्टडीज की गई थी कि इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या क्या पैरामीटर्स हैं। विटामिन डी उनमें से एक था। तो ऐसा पाया गया कि जिन कंट्रीज में विटामिन डी लेवल लो थे उनमें कोरोना का संक्रमण ज्यादा था, प्लस उनमें डेथ्स ज्यादा थी, और स्पेशली ऐसे लोगों में जिनमें विटामिन डी लेवल लो थे। तब ये स्टडीज शुरू हुई थी कि इसको अगर हम सप्लीमेंट करें तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, कि क्या रीजन है कि विटामिन डी जिनमें लो है उसमें कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, प्लस सिवियरिटी शायद ज्यादा है। तो एक फैक्टर जो पाया गया है वो ये है कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। वो शायद साइटोकाइन स्टॉर्म कम करता है, जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों में साइटोकाइन प्रोबेबली ज्यादा होता है, तो सिवियरिटी ज्यादा होती है। सेकेंड, विटामिन डी इज नोन टू प्रिवेंट इम्यून डैमेज, इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी। तो ऐसा पाया गया है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उन लोगों में कम होते हैं जिनमें विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल होते हैं। अब ये स्टडीज शुरू हुई है कई जगह, जो लोग विटामिन डी दे रहे हैं टू सी इफ इट प्रिवेंट्स, उसके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड ये है कि जिन लोगों में विटामिन डी कम है उन्हीं लोगों में इसका बेनिफिट होगा। डॉक्टर अपर्णा, जो भी श्रोता ये कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं, अब उनके जहन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या वो विटामिन डी किसी और माध्यम से लेना शुरू करें, उसकी टैबलेट खाना शुरू करें, ताकि उनमें अगर इसकी डिफिशियंसी होगी भी तो वो दूर हो जाएगी और वो कोरोना से बचने में बहुत हद तक कामयाब हो सकेंगे। क्या कहेंगी उन लोगों को आप? विटामिन डी इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन, जो धूप से हमारे शरीर में बनता है। इंडिया में धूप की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद हमारी बॉडी में पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं हम। देयर इज सम जेनेटिक डिफेक्ट, तो उस पर स्टडीज चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनमें धूप में हमको टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, और उसके लिए कहते हैं कि मॉर्निंग वाली जो सन रेज है वो बेटर है। अगर लोगों में धूप में बैठने के बावजूद भी अगर विटामिन डी नहीं बनता है तो हम इनको टैबलेट से या सैशे से या लिक्विड ड्रॉप्स भी आती हैं जो बच्चों में दे सकते हैं, जिसके दरमियान हम इसको पूरी कर सकते हैं। और ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब हम ये करें, अपने आप ये नहीं है कि अंधाधुंध विटामिन डी लेना शुरू करते, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लें और इतना लें जो अप्रोप्रिएट हो। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कोरोना के साथ जीवन हमारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई बातों को लेकर मन में शंकाएं उठ रही हैं। कुछ मरीजों की शिकायत ये है कि कान में आवाज गूंजना और इससे दर्द होना भी जो है वो कोरोना से जुड़ा मामला ही है। आप क्या कहेंगी? अभी तक डेफिनेटिवली ये नहीं हम कहते हैं कि कोरोना और कान में दर्द या जो टिनाइटस बोलते हैं या टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन कोरोना से ये अब हम सबको मालूम है कि डज कॉज एंग्जाइटी, थोड़ा बहुत साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। काफी चीजें आइसोलेशन से रिलेटेड है। जो पेशेंट कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं उनको जो अकेले रहना पड़ता है वो मानसिक रूप से लोगों को परेशान करता है, जिसको टैकल करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों में कोई मानसिक प्रॉब्लम रही है या जो थोड़े बहुत डिप्रेशन या उसके मरीज हैं,
स्ट्रेस के मरीज हैं, उनमें टिनाइटस ज्यादा पाया गया है। अब वो कोरोना से रिलेटेड है या मानसिक स्ट्रेस से रिलेटेड है, उसका अभी तक डेफिनेटिव हल नहीं हो पाया है। आगे आने पर हमें और पता चलेगा जब इस पर स्टडीज होंगी। ये अभी पहली बार आया है कि टिनाइटस हो सकता है। डॉक्टर अपर्णा, जब तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है तो क्वारंटीन की अवधि के दौरान मरीजों का इलाज कैसे होता है? हम लोग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी। बहुत सारी दवाइयां ट्रायल स्टेजेस में हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई कोरोना का क्योर नहीं है। हम लोग जो बेसिक चीजें अभी देख रहे हैं कोरोना के मरीज में, वो है एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हम लोग बार बार नापते हैं। अगर वो मेंटेन्ड है तो उस मरीज का और कुछ नहीं करना है। यूजुअली जब पॉजिटिव आ जाता है इंसान या जिनमें कोई सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद तो 7 to 10 डेज, अगर कोई भी सिम्टम नहीं है तो तब तक मॉनिटर करते हैं। जिनमें सिम्टम्स हो तो जब तक सिम्टम्स एड्रेस नहीं करते हैं तब तक मॉनिटर करते हैं। सेकेंड चीज जो कोरोना में प्रॉब्लम होती है वो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से और ब्लड क्लॉट होने की वजह से। तो ये दोनों चीजें हैं। इसके लिए हमारे पास मार्कर्स हैं जो आजकल हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि किन पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है और किन में कोएगुलेशन के चांसेस ज्यादा है। तो जिन पेशेंट्स में हमको ये लगता है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, उनमें हम स्टीरॉइड्स देते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और वो आगे भी हेल्प करते हैं। सेकेंड, जिनमें कोएगुलेंट फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, जिनमें ऐसे चांसेस होते हैं कि इनमें क्लॉट बनने के चांसेस हैं ब्लड वेसल्स में, उनमें हम लोग एंटी कोएगुलेंट्स। तो ये तीन चीजें हैं जो हमको आजकल हेल्प कर रही हैं इन सिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट्स या जिनमें ब्लड टेस्ट से हमको ये पता चल रहा है कि ये एबनॉर्मैलिटीज है। उसके अलावा जितनी भी दवाइयां हैं वो सब अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंटल है। None have been proven to be definitely effective और बाकी हम लोग को देखना है। डॉक्टर अपर्णा, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब एंटीबॉडीज की हम बात करते हैं तो कुछ शोध के नतीजे ये भी बता रहे हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में एंटीबॉडीज ज्यादा दिनों तक देखी गई हैं। क्या कारण है इसका? इम्यून सिस्टम एकदम छोटे बच्चों को छोड़ करके बाकी बच्चों में बेटर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, एल्डरली में एंटीबॉडीज पाई गई हैं कि कम बनती हैं और कम टाइम के लिए रहती हैं। बच्चों में एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही हैं एंड प्रोबेबली दे आर लास्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एक और ये पाया गया है कोविड में कि बच्चे मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये ज्यादा सीवियर डिजीज होती है बिकॉज ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म। तो वो चीज बच्चों में ज्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू मिडिल एज एंड एडल्ट्स एंड मिडिल एज पीपल। तो ये पाया गया है। तो दैट इज पॉसिबली बिकॉज ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। डॉक्टर अपर्णा, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी बूस्टर्स काफी हैं जो आयुष मंत्रालय जिनके बारे में बात करता है। वो सब चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। कोरोना में कितना ज्यादा हेल्प करती हैं वो हम डेफिनेटली अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सब ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। विटामिन डी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी है तो हमको ट्राई करना चाहिए कि विटामिन डी हमारा नॉर्मल हो। विटामिन सी इम्यून बूस्टर है, जिंक इम्यून बूस्टर्स है और बहुत सारे ऐसे नेचुरल, हल्दी है, काढ़ा है, जो चीजें बोल रहे हैं आयुष मंत्रालय वाले, वो सब ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल चीजें कोई आपको नुकसान नहीं कर रही है, उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। बाकी लिविंग एंड लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग, ईटिंग नॉर्मल हेल्दी फूड विल ऑल हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। डॉक्टर अपर्णा, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।